पाइथन प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि भारत चैनल पर लेक्चर नंबर 14 की। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज आप पढ़ने वाले हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट को। सीबीएसई बोर्ड कंप्यूटर साइंस 11th क्लास में चैप्टर नंबर 6 की आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक सेकेंड ईयर में जो पाइथन प्रोग्रामिंग चलता है उसका यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो आइए चलते हैं लेक्चर की ओर। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये है लेक्चर नंबर 14, जो कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में या फिर एकेटीयू बीटेक सीएस सेकेंड ईयर में पेपर चलता है। उसमें सीबीएसई बोर्ड में 11th क्लास में चैप्टर नंबर 6 और एकेटीयू सिलेबस में यूनिट नंबर 2। तो आइए बात करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग की। व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग? अभी तक आपने जो प्रोग्रामिंग की है फर्स्ट यूनिट में या चैप्टर नंबर 5 में, तो उसमें आपने किया है सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। तो वी नो दैट ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर ए कंप्यूटर. These instructions are known as statement and are executed sequentially one after the other as they appear in a program. For example, suppose that जैसे आपका ये स्कूल है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्कूल है, आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको जाना है और ये आपकी बस है। तो बस जो है आपके घर तक आती है। सपोज दैट ये इस तरीके से आगे चलती हुई आ रही है इस तरीके से, और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये सबसे पहले आपको बैठाएगी, फिर आगे जाएगी बस, फिर आगे जाएगी वन बाई वन करके, और फिर यहाँ पर ये जो दो स्टूडेंट है इन दोनों को बैठाएगी, फिर आगे जाएगी। फिर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है सपोज दैट, उसको बैठाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर यहाँ पर इस स्टूडेंट को बैठाएगी, फिर इस स्टूडेंट को बैठाएगी, फिर इन दोनों को बैठाएगी, और फिर लास्ट में कहाँ पहुँच जाएगी? स्कूल पहुँच जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं इस फिगर से? इस फिगर से ये देख रहे हैं तो जो स्कूल बस है वो सीक्वेंसली पहले यहाँ पर आ रही है, फिर यहाँ पर आ रही है, फिर यहाँ पर आ रही है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, सीक्वेंस वे में काम कर रही है। बस ऐसा नहीं है कि यहाँ से चली तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर चली जाए, फिर यहाँ पर आ जाए, फिर स्कूल चली जाए, फिर स्कूल लेने चली जाए। ऐसे नहीं कर सकती। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जो बस है, बस सीक्वेंसली बच्चों को उनके घर से उठा रही है या रोड से उठा रही है, और सबको, सारे बच्चों को जब वो ले लेती है, पिकअप कर लेती है, तो एट लास्ट कहाँ पहुंचा देती है? स्कूल में पहुंचा देती है। ठीक है। लेकिन इस सीक्वेंस प्रोग्रामिंग में अगर हम ये ऑर्डर चेंज करना चाहें तो कैसे करें? या इस सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम से और समझना चाहते हैं, समझ सकते हैं। जैसे लिखा है, प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स के प्रोग्राम का डिफरेंस आपको निकालना है। दो नंबर हैं, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो किस तरीके से आप करेंगे? तो सबसे पहले आप पूछेंगे नंबर 1 बताइए, फिर आप पूछेंगे नंबर 2 बताइए। नंबर 1 पूछने के लिए क्या लिखेंगे आप? इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। फिर नंबर 2 पूछेंगे आप, इंटीजर इनपुट एंटर सेकंड नंबर। फिर दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू नम 1 माइनस नम 2, और फिर इस तरीके से प्रिंट करा देंगे, द डिफरेंस ऑफ नम 1 एंड नम 2 इज डिफरेंस। ओके। इस तरीके से इसका आउटपुट भी आप आ जाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर आप यहाँ पर ले लेते 5, दूसरा नंबर 7, और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाता है? -2 आ जाता है। तो क्या इस प्रोग्राम में हमने सीक्वेंस को फॉलो किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया है। पहले नंबर पर ये इंस्ट्रक्शन रन होगी, फिर दूसरे नंबर पर ये होगी, फिर तीसरे नंबर पर ये होगी, और फिर फोर्थ नंबर पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या ये ऑर्डर चेंज है? जी नहीं। हमें अगर डिफरेंस निकालना है तो इसी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले नंबर पर इस वाले स्टेटमेंट को रन कर दें, दूसरे वाले पर इसको रन कर दें, फिर तीसरे को इस पर, और फोर्थ पर ऐसे। तो ये हम नहीं कर सकते। ओके, इस तरीके से हमें ये सीक्वेंशियली करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग।
जो सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग होती है उसमें वन स्टेटमेंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद फोर्थ स्टेटमेंट को रीड किया जाता है एंड देन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, इस तरीके से। और सपोज दैट वी वांट टू चेंज, if we want to change the order of execution of a statement or repeat of a group of statements either for a known number of times or until certain specified conditions are met, we can change the order of execution of the statement with the help of control statement। मतलब अगर सीक्वेंशियल जो प्रोग्रामिंग है उसमें जो डेटा का फ्लो है, जो हमारे स्टेटमेंट रन हो रहे हैं, उन रन होते हुए स्टेटमेंट का अगर हम ऑर्डर चेंज करना चाहें, अगर उन पर कोई कंट्रोल लगाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर सकते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट की हेल्प से हम कर सकते हैं। और पाइथन लैंग्वेज प्रोवाइड कराता है ये फैसिलिटी फॉर कंट्रोलिंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट विच आर नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट और सिंपल कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। जैसे ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। अब ये होता कैसे है? देखिए, तो पाइथन लैंग्वेज पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट द फॉलोइंग फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। कौन कौन से? डिसीजन मेकिंग, जिसको हम सिलेक्शन भी बोलते हैं। दूसरा होता है लूपिंग, जिसको हम इटरेशन या इटरेटिंग स्टेटमेंट या रिपीटिशन भी बोलते हैं। और तीसरा होता है जंपिंग स्टेटमेंट। इन तीन के थ्रू हम डेटा के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का मतलब ये पहले नंबर वाला, ये इसकी हम बात कर रहे हैं। ये हम कैसे करते हैं? ठीक है, अब देखिए, जैसे सीक्वेंशियल फ्लो आपने देखा, और अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं ऑर्डर। लेकिन वो ऑर्डर चेंज किन किन की वजह से होगा? तो इन तीनों की वजह से हो सकता है। इन तीनों में से कोई सा एक आप यूज कर सकते हैं, पहला, दूसरा या तीसरा। तो हम पहले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि किसी डिसीजन के अकॉर्डिंग, या डिसीजन का मतलब एक कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा के फ्लो को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए, ये क्या लिखा है? डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एज द नेम implies, decision making allow us to run a particular block of code for a particular decision। लिखा है किसी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग उस ब्लॉक को हमें रन करवाना है। ठीक है, उसको हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। हेयर द डिसीजंस आर मेड ऑन द वैलिडिटी वैलिडिटी ऑफ द पर्टिकुलर कंडीशन। कंडीशन चेकिंग इज द बैकबोन ऑफ द डिसीजन मेकिंग। ओके, इस तरीके से। तो पाइथन लैंग्वेज में जो डिसीजन मेकिंग है वो हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं? एक या तो कर सकते हैं सिंपल इफ के थ्रू, या फिर किसके थ्रू कर सकते हैं? इफ एल्स। नंबर 3 पर होता है इफ एलिफ एल्स कंस्ट्रक्ट, और नंबर 4 पर होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। देखिए, डिसीजन मेकिंग का मतलब मैं आपको और समझा दूं। सपोज दैट हमारे पास ये नंबर्स हैं, यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और अप टू ऐसे करके ये 100 नंबर लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पर दो बकेट बना रखी हैं, दो बकेट। ठीक है, और यहाँ पर एक डिसीजन ले रखा है मैंने, क्या कंडीशन ले रखी है कि यहाँ से अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो मुझे चेक करना है। यहाँ पर क्या करना है? चेक करना है। अगर वो नंबर इवन है तो इस वाले बॉक्स में आ जाए, अगर वो नंबर इवन नहीं है तो वो इस वाले बॉक्स में आ जाए। तो ये जो डेटा है, इस डेटा के फ्लो को मैंने चेंज कर दिया दो पार्ट में। इवन यहाँ पर आएगा और ओड यहाँ पर आएगा। लेकिन ये इवन ओड आएगा किसके बेस पर? इस कंडीशन की बेस पर आएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इस डिसीजन के अकॉर्डिंग डेटा को या तो हम इवन वाले बॉक्स में डालेंगे या फिर ऑड वाले बॉक्स में डाल देंगे। ओके, इस तरीके से। अब देखिए, एक छोटा सा टर्म है जिसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। इसको समझते हैं, ये क्या होता है इंडेंटेशन? इंडेंटेशन को पाइथन लैंग्वेज में इन दो साइनों से जाना जाता है, जिसको हम कोलन बोलते हैं। जिन बच्चों ने सी लैंग्वेज पढ़ा है, तो सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड कैसे लिखा जाता था? ब्लॉक ऑफ कोड को
वहां पर लिखा जाता था सी लैंग्वेज में ब्लॉक ऑफ कोड को ऐसे लिखते थे, देखो जैसे आपने लिखा वॉइड मेन ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर आप लगाते थे दो कर्ली ब्रैकेट ऐसे करके, और यहाँ पर स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो ये जो था ये बंच था किसका, स्टेटमेंट का, लेकिन ये बंच किसके अंदर इनक्लोज है, इन दो ब्रैकेट के। तो इसको हम एक ब्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लॉक पाइथन में नहीं बनाया जाता, ये बनता है किसकी हेल्प से, आइडेंटिशन की हेल्प से। ओके, तो Python does not allow the use of parentheses for the block label code. In Python, indentation is used to declare a block. If two statements are at the same indentation level, they are the part of the same block. Generally, four spaces are given to indent the statement, which are typically amount of indentation in Python language. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पर एक प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या प्रोग्राम देख रहे हैं, ये num1 लिखा है, ये num2 लिखा है, num1 की वैल्यू 10 है, num2 की वैल्यू 20 है। यहाँ पर एक कंडीशन लगा रखी है, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, और देखो यहाँ पर आइडेंटिशन लगा रखा है, ये कोलन लगा रखे ना, कोलन, तो कोलन से क्या हुआ, एक ब्लॉक स्टार्ट हो गया इस इफ का। हमने ये ब्रैकेट ना लगा करके क्या लगा दिया यहाँ पर कोलन, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होता, तो ये एक ब्लॉक बन गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक। ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक किस लैंग्वेज में है, ये ब्लॉक है सी लैंग्वेज में। ठीक है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, सी लैंग्वेज में। बट पाइथन लैंग्वेज में हम क्या यूज करते हैं, कोलन। तो कोलन जैसे हम लगाते हैं तो स्टार्टिंग से 4 स्पेस को छोड़ करके ये लिखना शुरू कर देता है इस तरीके से। तो ये एक ब्लॉक बन गया इस तरीके से। अब दूसरा पार्ट आया एल्स, एल्स के आगे फिर कोलन लगा दिया, तो ये एक फिर से अलग से ब्लॉक बन गया इस तरीके से। तो आप आइडेंटिशन का मतलब समझ गए होंगे किस तरीके से हमें लिखना है। ठीक है, चलो और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज दैट हाँ जी, सपोज दैट जैसे आपने लिखा सपोज दैट जैसे आपने लिखा इफ a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पर आपने एक कॉलन लगाया और यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से प्रिंट प्रिंट a इज मैक्सिमम, ऐसे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया प्रिंट थैंक्स, ऐसे लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक ब्लॉक बन गया इस तरीके से। तो हमने ये वाले ब्रैकेट यूज ना करके किसका यूज कर लिया, इस तरीके से। अगर ये प्रोग्राम सी में लिखा जाता तो कैसे लिखा जाता, इस इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एंड देन आप यहाँ पर क्या लगा देते, ब्लॉक, और यहाँ पर क्या लिखते, प्रिंट एफ, इस तरीके से लिखते क्या, ए इज मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पर लिखते प्रिंट एफ और क्या लिख देते, थैंक्स, इस तरीके से। तो ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक बनाते यहाँ पर किससे, इस आइडेंटिशन से बनाते हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, इस तरीके से। नाउ अब बात करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट को, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, इफ स्टेटमेंट। क्या बोल रहे हैं, इफ स्टेटमेंट, इसको हम सिंपल इफ भी बोलते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो देखिए सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट a particular condition. If the condition is true, it execute a block of code known as if block. The condition of if statement can be any valid logical expression which can be either evaluated to true or false. मतलब इसका अगर फ्लो चार्ट आप देखेंगे इस तरीके से कि सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखी होगी, कंडीशन, लेकिन ये कंडीशन लॉजिकली वैलिड होनी चाहिए, इसका ट्रू और फॉल्स में आंसर आना चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो हम ट्रू वाले ब्लॉक में जाएंगे, इधर ये वाला स्टेटमेंट रन कर देंगे। और अगर ये स्टेटमेंट हो जाते हैं फेल्स तो हम सीधे कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएंगे। ये हमारा सिंपल इफ, इसका सिंटेक्स क्या है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, इफ कंडीशन आइडेंटिशन स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर n, एंड देन बाद में जब ये ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या रन कराएंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट को। ओके, इस तरीके से।
तो जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा, अगर कंडीशन वो फेल होती है तो डायरेक्ट एल्स वाला पार्ट नहीं है, डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर हम चले जाएंगे। ओके, इस तरीके से। आइए देखते हैं इसका एक छोटा सा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या लिखा है, देखिए, राइट प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट नंबर इज इवन इफ इट इज इवन अदरवाइज प्रिंट नथिंग। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं, चेक करिए। हमें क्या चेक करना है कि जो नंबर हम एंटर कर रहे हैं क्या वो नंबर इवन है या नहीं है। तो हमने यहाँ नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर लिखा इंटीजर और लिखा साथ में इनपुट और क्या लिख दिया यहाँ पर, एंटर एनी नंबर, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। ओके, इस तरीके से। अब मुझे क्या चेक करना, नंबर इवन है या नहीं। तो इवन होने का क्या कंडीशन देता है, इवन होने का कंडीशन ये है कि सर यदि हम नंबर का यदि मोड निकाल लें, मोड बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। ये समझते हैं मोड क्या है, देखिए मोड क्या है, अगर किसी नंबर को इवन नंबर है तो चेक करना तो कैसे, अगर कोई नंबर इवन है तो इसको चेक कैसे करेंगे। तो जैसे हमें 4 को चेक करना इवन नंबर है, तो 4 को डिवाइड करो 2 से यानी मोड निकालो, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या आएगा, 0। तो अगर हम इसको कंडीशन में ऐसे लिख दें, इफ 4 मोड बाई 2 इज इक्वल टू 0, क्या इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है, अगर है तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, वो नंबर कैसा हो जाएगा भाई, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। ओके, तो हम लिख रहे थे प्रोग्राम में, तो मैंने यही लिखा और यहाँ पे लिखा आइडेंटिशन और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, क्या लिख दिया, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रिंट, क्या लिख दिया भाई, प्रिंट थैंक्स। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। एंड आप इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो आउटपुट देखेंगे क्या, एंटर एनी नंबर, मैंने कहा नंबर मेरे पास भाई 42 है, तो देखिए क्या लिखा, नंबर इज इवन एंड देन थैंक्स। ओके, मैं दोबारा से प्रोग्राम को रन करता हूँ और इस बार नंबर देता हूँ 23, तो क्या आंसर आएगा देखिए, क्या कोई आंसर आया, क्या कोई आंसर आया जी, हाँ 23, एंड देन एंटर करते हैं, तो क्या कोई आंसर आया जी, नहीं। क्यों नहीं आया 23, क्योंकि जब हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये कंडीशन हो जा रही है फेल, और फेल होने के बाद ये वाला जो ब्लॉक है वो तो रन होगा नहीं, सीधे कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो ऐसे करके, या सपोज दैट ये प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से यहाँ पर, तो हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या मिल जाएगा, थैंक्स मिल जाएगा। देखो मैंने लिखा 23 और क्या प्रिंट हो गया, थैंक्स। ओके, और दोबारा से रन करूं फिर से और मैं दूं इस बार नंबर 20, तो भी मेरा नंबर इज इवन एंड देन थैंक्स प्रिंट होगा। लेकिन देखो, कंडीशन ट्रू होने पर तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी, कंडीशन फेल होने पर सिर्फ ये वाली लाइन प्रिंट होगी। ओके, कंडीशन ट्रू होने पर ये वाली लाइन प्रिंट होगी, साथ में नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएंगे, और कंडीशन फेल होने पर सीधे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ यहाँ पर कि जब हमारी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो हम ये वाला स्टेटमेंट रन करा देते हैं और सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, और जब कंडीशन हमारी फेल हो जाती है तो कहाँ चले जाते हैं, इस वाले नेक्स्ट पर। तो ये था सिंपल इफ। ठीक है, आइए देखते हैं एक प्रोग्राम और, प्रोग्राम क्या है देखते हैं। तो चलो मैं प्रोग्राम आपको बता देता हूँ। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि सपोज दैट 2 नंबर है मेरे पास, मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ आपको, टू चेक, सॉरी, हाँ, टू चेक टू चेक टू चेक टू नंबर आर इक्वल, क्या ये चेक करने के लिए क्या दो नंबर जो हैं वो इक्वल हैं, अगर हैं तो लिखें इक्वल और नहीं है तो कुछ ना लिखें।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ कमेंट और प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए किस तरीके से, चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा नंबर 1 इज इक्वल टू इंटीजर, साथ में क्या लिखा इनपुट, साथ में क्या लिखा मैंने एंटर फर्स्ट नंबर, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको लिखा। फिर मैंने लिखा यहाँ पर नंबर 2, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा नंबर 2 एंटर फर्स्ट की जगह क्या लिख देना मुझे यहाँ पर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर एंड देन नंबर इक्वल है, ये कैसे पता करें? तो देखो इक्वलिटी को कैसे चेक करते हैं, इक्वलिटी को कैसे चेक किया जाता है वो देखो। सपोज दैट दो नंबर है मेरे पास, एक नंबर है ए की वैल्यू मेरे पास 4 है, एक नंबर है बी की वैल्यू भी 4 है। तो इन दोनों की इक्वलिटी कैसे चेक करें? तो ऐसे कर सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्या a माइनस बी इक्वल है किसके? 0 के। अगर a माइनस बी इक्वल 0 के हो जाए तो हम ये कह सकते हैं बोथ नंबर आर इक्वल, बोथ नंबर आर इक्वल। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे भाई? देखो, तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे भाई इसका? देखो, सबसे पहले सिंपल सा है कि हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, a इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और यहाँ पर लिख लेते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, इस तरीके से। फिर ऐसे ले लेते हैं b इंटीजर, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, फिर मैंने यहाँ पे लिखा एंटर सेकंड नंबर। ओके, ये समझ में आपको आ रहा होगा। फिर मैंने निकाला इनका डिफरेंस, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0, क्या ऐसे कर दूं? इज इक्वल टू 0 ऐसे। क्या a माइनस बी का डिफरेंस, या ऐसे लिख लो आप, a माइनस बी का डिफरेंस 0 के इक्वल है? अगर है तो यहाँ पर क्या लिखा दो, प्रिंट, और लिख दो बोथ नंबर आर इक्वल। ठीक है, बोथ नंबर आर इक्वल एंड सो ऑन। बस ये इसका प्रोग्राम था। एल्स पार्ट में मैं कुछ नहीं देना, क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया सिंपल इफ से बनाइए आप, तो ये सिंपल इफ से बन गया। अगर है तो ये मैसेज आए, और नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट और लिखा दो, प्रिंट, और लिख दो थैंक्स। ठीक है, इस तरीके से। अगर है तो बोथ नंबर आर इक्वल एंड देन थैंक्स आ जाएगा, और नहीं है तो सिर्फ थैंक्स लिख करके आ जाएगा। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक प्रोग्राम और बनाते हैं। सपोज दैट एक प्रोग्राम है ये, क्या प्रोग्राम है? देखिए, देखिए ये प्रोग्राम लिखा गया है यहाँ पर, इस वाले प्रोग्राम को समझिए, ये क्या लिखा गया है। एज इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, एंटर योर एज, इफ एज इज ग्रेटर देन 80 तो 18 तो प्रिंट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है, मतलब आप वोट डालने के लिए वैलिड हो या नहीं। तो एज नाम का एक वेरिएबल लिया और यूजर से इनपुट करा लिया, ऐसे करके इनपुट एंटर योर एज, ऐसे करके इनपुट करवा लिया है। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर और लगा हुआ है ऐसे करके, और कंडीशन लगा दी है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाए, 18 के, ऐसे करके। तो सिंपल सा मैसेज इन्हें प्रिंट करा लिया, प्रिंट कर दो क्या, तो यू आर वैलिड फॉर वोटिंग। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। तो ये इनका प्रोग्राम था, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, तो ये जो है कंपलसरी चीज नहीं है। चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो, बोथ आर सेम, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके लिख दो। ठीक है, तो ये चीज हम आपको समझा चुके हैं। आइए एक प्रोग्राम और देखते हैं, अच्छा सा एक प्रोग्राम।
तो प्रोग्राम का नाम है टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ, प्रॉब्लम है मेरी टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स मुझे दिए गए, 3 नंबर्स में से मुझे लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है। सपोज दैट नंबर दिया गया ए, नंबर दिया गया बी, नंबर दिया गया सी, इन तीनों नंबर्स में से फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू इंटीजर, यहाँ पे लिखा इनपुट, और यहाँ पर लिखा प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, इस तरीके से। ऐसे मैंने लिखा यहाँ पर b इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर सेकंड नंबर। ओके, इस तरीके से। और ऐसे ही मैं क्या लिखने वाला हूं अब, c नंबर को, तो c इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर थर्ड नंबर। ओके, इस तरीके से 3 नंबर इनपुट हो गए मेरे पास। अब मैंने यहाँ पर मैक्स नंबर को डिफाइन किया, मैक्स इज इक्वल टू ए मान के चल रहा हूँ। भाई 3 नंबर मेरे पास दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। एक तो 10 दिया गया, एक 20 दिया गया, और एक दिया गया सपोज दैट 30। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास जो नंबर 10 है वो सबसे बड़ा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक इफ चेक करते हैं, इफ b इज ग्रेटर देन मैक्स, क्या सेकंड नंबर मैक्स से बड़ा है? अगर है तो हम क्या करें, मैक्स में b नंबर को डाल दें अब, ठीक है। दोबारा चेक करो, इफ c इज ग्रेटर देन मैक्स, क्या c मैक्सिमम से बड़ा है? अगर ऐसा है तो मैक्स में किसको ले लो, c को ले लो। बस यहाँ पर प्रिंट कराओ, क्या क्या प्रिंट कराओ भाई, मैक्स नंबर इज इक्वल टू, और किसको प्रिंट करा दो, मैक्स को। बस हो गया, पूरा प्रोग्राम आंसर लिख दो, ठीक है। चलो चेक करते हैं इस प्रोग्राम को। जैसे ये लिखा गया था कि a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है, c इज इक्वल टू 30 है। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया, a की वैल्यू 10 ले ली, b की वैल्यू 20 ले ली, c की वैल्यू 30 ले ली। अब मैं इस वाली लाइन पर आया, मैंने कहा मैक्स इज इक्वल टू a कहा, तो a की वैल्यू कितनी है, 10 ले ली। सेकंड वाले यहाँ पर आया, इफ मैं चेक कर रहा हूँ b का मतलब 20 इज ग्रेटर देन 10 है क्या? जी हाँ है। तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मैक्स की वैल्यू कितनी लिखी कि b हो जाए, तो b की वैल्यू कितनी थी, 20। अब मैक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी, 20 हो गई। तीसरी कंडीशन आओ, c इज ग्रेटर देन मैक्स, तो c की वैल्यू कितनी है, 30 इज ग्रेटर देन 20। जी हाँ, यस। तो मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, अब मैक्स की वैल्यू हो गई 30। नाउ मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट पर आया और यहाँ पर प्रिंट कराया मैक्स नंबर इज, तो मैक्स में क्या वैल्यू आ चुकी, फाइनल 30, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, मैक्स नंबर इज 30। ओके, इस तरीके से, ठीक है। देखो, ये सपोज दैट मेमोरी है, ये क्या है, एक मेमोरी है। इस मेमोरी में ये a वेरिएबल है, इस मेमोरी में ये b वेरिएबल है, इस मेमोरी में ये c वेरिएबल है। ऐसे हमने यहाँ पर एक मैक्स वेरिएबल बना लिया, ठीक है। समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ये सपोज दैट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है, इस मेमोरी में डेटा सेव हो रहे हैं। आपने कहा a इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, आपने कहा 10 है, तो वो 10 नंबर कहाँ जाके स्टोर हो गया, यहाँ पर। ऐसे ही आपका 20 नंबर कहाँ जाके स्टोर हो गया, यहाँ पर। ऐसे 30 नंबर कहाँ जाके स्टोर हो गया, यहाँ पर। हो गया। आपने ये वाली कैलकुलेशन लगाई, क्या मैक्स इज इक्वल टू ए, यानी जो ए की वैल्यू है वो मैक्स में आ जाए, तो मैक्स में क्या आ गया, इस समय 10 आ गया, ठीक है। नाउ कंडीशन चेक करी, b इज ग्रेटर देन मैक्स, तो b की वैल्यू कितनी, 20 इज ग्रेटर देन 10।
अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाए, बी, और बी की वैल्यू कितनी, 20। यानी जो पहले 10 लिखा था अब यहाँ पर क्या आ जाए, क्या आ जाए भाई, 20 आ जाए। तो इसके ऊपर ओवरराइट हो गया और यहाँ पर क्या आ गया वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आ गई कितनी भाई, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, यहाँ पर आ गई आपकी अब 20 वैल्यू आ गई। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ भाई, 20, इस तरीके से। अब हमने ये वाली कंडीशन चेक करी, क्या सी मैक्सिमम है, सी ग्रेटर देन है मैक्सिमम से, तो चेक करो 30 20 से मैक्स है, हाँ जी है। तो अब मैक्स की वैल्यू यहाँ से 20 हट करके क्या आ जाएगी, इसके ऊपर 30 आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई, 30 तो मैक्स नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू आ चुकी है, 30 आ गई। अब मैंने इस 30 को प्रिंट करा दिया कि मैक्स नंबर इज 30। ओके, तो ये प्रोग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, इस तरीके से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है ये प्रोग्राम, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, मैक्स इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू b। इस तरीके से प्रोग्राम लिखा है और आउटपुट आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया आपका 23। तो ये था बच्चों सिंपल इफ स्टेटमेंट। लेक्चर की लेंथ हो जाएगी कुछ ज़्यादा, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है या इस लेक्चर में कोई कमी आपको लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई या इसमें ये मॉडिफिकेशन हो जाए तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो मैं उसको मॉडिफाइड कर लूँगा यहाँ पर और आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये चैनल आपको समझ में आ रहा है, ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों से भी शेयर कराएं। थैंक यू वेरी मच।